मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और फिर रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को पढ़ने के बाद जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लॉजिकल, सबसे कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे, सर्किट्स की ओर। लेकिन उन सर्किट्स में किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को जानना है, उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर थोड़ा सा हो लेते हैं। अभी उन सर्किट्स को पढ़ते हुए जो है इन सारे टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, फेज़र एंड फेज़र डायग्राम। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये फेज़र या फेज़र डायग्राम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये फेज़र यूज़ किसके लिए होता है? ये फेज़र यूज़ होता है किसके लिए? तो साइनोसोडियली वेरी होने वाले किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसका? फेज़र का। तो याद रखना है कि फेज़र क्या है? फेज़र एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर? तो रोटेटिंग वेक्टर है। फेज़र इज अ रोटेटिंग वेक्टर। फेज़र क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है विच यूज टू रिप्रेजेंट द साइनोसोडियली वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। साइनोसोडियली वेरिंग क्वांटिटी। तो साइनोसोडियली वेरिंग क्वांटिटी क्या क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर दो साइनोसोडियली वेरी करने वाले क्वांटिटीज को स्टडी किया है। एक तो हमारा क्या? एसी अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा क्या? अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। दूसरा क्या? तो दूसरा होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये दो टर्म्स हैं जो क्या है? साइनोसोडियली वेरी करने वाला क्वांटिटी होता है। साइनोसोडियली वेरी करने वाला क्वांटिटी का मतलब होता है जो जिसका ये ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। साइनोसोडियली वेरी करने वाले क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। अभी ये तो चलो फेजर था। व्हाट इज फेजर? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। एक वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है किन क्वांटिटीज को? तो उन क्वांटिटीज को जो साइनोसोडियली वेरी करता है, उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। साइनोसोडियली वेरी होने वाला क्वांटिटी क्या कौन सा इस चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ेंगे? एक तो अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी क्या है? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होगा? ओब्वियसली फेजर डायग्राम एक से ज़्यादा फेजर्स होंगे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम क्या करता है कि एक ही डायग्राम के अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऐसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। और हाँ, उस डायग्राम में दोनों के बीच के प्रॉपर फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, दोनों के बीच के प्रॉपर फेज डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा फेजर्स होते हैं और जो एक ही डायग्राम में अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फेज डिफरेंस के साथ ऐसे डायग्राम को हम लोग बोलते हैं क्या? फेजर डायग्राम। तो अभी हम लोग बहुत सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिस्ट करके रख लें कि किन सर्किट्स के बारे में पढ़ना है और हर एक सर्किट में हम लोग किन बातों पे ध्यान देंगे, हर एक सर्किट में हम लोग किन बातों को ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं वो क्या है? सर्किट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट में सबसे पहला जो टाइप ऑफ सर्किट होगा हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा आर सर्किट, ठीक है। आर सर्किट। तो आर सर्किट के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जिसमें एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ रहेगा? एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ? एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ, ठीक है। उसके बाद इस सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है।
तो ये हमारा है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। कितना है? तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा रेजिस्टेंस R है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस R के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को अप्लाई करते हैं तो इससे करंट कितना फ्लो होगा, इसका एक्सप्रेशन निकालना है सबसे पहले। इस सर्किट में करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला है कौन? ठीक है, इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के बाद हम लोग E एंड I ग्राफ बनाना सीखेंगे। E एंड I ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, और फिर फेजर डायग्राम, और फिर हम लोग क्या बनाना सीखेंगे? फेजर डायग्राम को बनाना सीखेंगे इस आर सर्किट के अंदर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और पता चल जाएगा कि ये जो ईएमएफ है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये I का एक्सप्रेशन कुछ भी आएगा तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, इतना सारा चीज़ का पता हम लोगों को करना होगा। कि यदि हम लोग किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इतना वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कितना करंट फ्लो होगा, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, E और E एंड I ग्राफ बनाने सीखेंगे, और फिर क्या? तो फेजर डायग्राम। ये हम लोगों ने सिर्फ आर सर्किट के लिए हम लोगों को इतना सारा चीज़ पढ़ना है। बिल्कुल इतना सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। किसके लिए? इतना सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है एल सर्किट के लिए भी, एल सर्किट के लिए। ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक इंडक्टर होगा, एक कॉइल कनेक्टेड होगा, किसके साथ? तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल सर्किट में भी इतनी सारे बातें पढ़ेंगे कि किसी रेजिस्टेंस एल सेल्फ इंडक्टेंस वाले, ठीक है, ये एल इंडक्टेंस वाले किसी इंडक्टर को या कॉइल को कनेक्ट करने पे, किसके साथ कनेक्ट करने पे? तो E जो कोस्ट नॉट साइन ओमेगा टी वाले वोल्टेज वाले किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करने पे इसमें कितना करंट फ्लो होगा, और करंट निकालेगा तो फेज डिफरेंस भी निकल जाएगा, रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, E एंड I ग्राफ भी बना लेंगे और फेजर डायग्राम भी बना लेंगे। बिल्कुल सीधा से R के बाद हम लोग L, फिर हम लोग पढ़ते हैं C सर्किट। इसमें हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि C सर्किट में क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर को, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ? तो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C है। ये R, L और C के बाद हम लोग कपल में पढ़ेंगे दो दो का। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RL, ठीक है, फिर RC, फिर LC। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा, एक कॉइल भी होगा, एक इंडक्टर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, एक कैपेसिटर भी होगा, कॉइल भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। ये 6 सर्किट पढ़ने के बाद हम लोग 7वां सर्किट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं LCR सर्किट। इसको हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे एक के बाद दूसरे को, और एकदम बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें याद करने लायक कुछ होता नहीं है, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये समझ के रखना होता है, एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं ये। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर सर्किट के बारे में। आर सर्किट, आर सर्किट में मैंने पहले ही बोला था कि आर सर्किट में क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस आर। ये कोई एक रेजिस्टेंस होगा आर जो एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या, कौन सा चीज़ हम लोग को निकालना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा लॉजिक है भाई, ठीक है। हम लोग जानते हैं
कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। इससे कितना करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी वोल्टेज कितना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है, E बाई आर। ठीक है, इतना ही करंट फ्लो होगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, E इज इक्वल्स टू है E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। जिस तरह से E बाय आर इज इक्वल्स टू आई होता है, उसलिए E नॉट बाय आर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए हम लोगों को पहला काम, पहला चीज मिल गया कि जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इतना अल्टरनेटिंग EMF देंगे, इतना अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, तो उन लोगों को कितना करंट मिलेगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना करंट हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारा वोल्टेज है इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और जो करंट है हमारा इसका भी फेज कितना है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों में वोल्टेज में और करंट में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। अब करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला है कौन, यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन है जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ई नॉट के नीचे ये वाला पार्ट जो भी मिलेगा वही हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एज ए रेजिस्टेंस लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला सिर्फ क्या कौन है, तो ये रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग सीखेंगे इसका ई आई ग्राफ बनाना। ठीक है, ई आई ग्राफ बनाना, तो अभी हम लोग ई आई ग्राफ बनाते हैं, ई एंड आई ग्राफ, ई एंड आई ग्राफ। ठीक है, ये ई एंड आई ग्राफ सबसे पहले, चूंकि हम लोग ई क्या है हमारा, मैं एक के लिए सिखाता हूँ, बाकी के लिए आप लोगों को खुद करना होगा। ये मैं केवल आर सर्किट के लिए इतना सारा इसको इतना लॉन्ग वे में डिस्कस करूँगा, उसके बाद बाकी की चीज़ों को आप लोगों को खुद से करना है। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए इसके लिए पहले एक टेबल हम लोग तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए हमेशा एक टेबल बनाना पड़ता है। तो ये हमारा, ठीक है, ये ई का और ये ओमेगा टी, इन दोनों का भी हम लोग ग्राफ एक टेबल बना रहे हैं। तो जब ये 0 होगा, तो इसलिए ओमेगा टी जब 0 होगा तो ये साइन जीरो का वैल्यू 0, तो ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पाई बाई 2 होगा, ओमेगा टी कितना होगा, पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब ई किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर। चलिए इसके बाद फिर पाई बाई 2 के बाद इसका वैल्यू यदि पाई हो गया, तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, इसीलिए ई का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद भाई थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये 3 पाई बाई 2 करते हैं। तो 3 पाई बाई 2 करने पे साइन 3 पाई बाई 2 मतलब साइन 270 डिग्री का, साइन 270 डिग्री का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई नॉट के बराबर। उसके बाद एक और लास्ट बचा हुआ है, एक कंप्लीट साइकिल में इसको कर देते हैं 2 पाई। तो साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, इसलिए ई का वैल्यू फिर से वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका टेबल था, आई का टेबल था। यहाँ पे सॉरी ई का टेबल था, ई और ओमेगा टी का टेबल था। उसी तरह से हम लोग ई एंड आई ग्राफ बनाएंगे, तो ई के लिए हम लोग टेबल तैयार कर लिए, उसी तरह से सेम टेबल हम लोग आई के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे भी चलिए हम लोग आई और ओमेगा टी के बीच का यदि हम लोग टेबल बनाना चाहें तो कुछ सेम ही मिलेगा भाई, क्योंकि फेज दोनों का सेम है, कुछ नया मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना, तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और फिर कितना 2 पाई। उसी तरह से यहाँ पे 0
आई नॉट 0 माइनस आई नॉट और फिर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। यदि इन दोनों टेबल को हम लोग सेम ग्राफ में डालें, सेम ग्राफ में बनाएं, तो हम लोगों का क्या ग्राफ बनेगा भाई, ये ई और आई ग्राफ बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं। ये इधर वाला जो पार्ट है हमारा, ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो पार्ट है ये ई एंड आई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा ओमेगा टी में पाई बाय 2, ये हमारा हो जाएगा पाई और ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2 पाई और ये हमारा हो जाएगा 0। ये किसके लिए है? चलो सबसे पहले हम लोगों ने ई के लिए बनाया, ठीक है, ई के लिए बनाया। तो ई 0 है जब ओमेगा टी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ई जो कोस टू किसके बराबर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, ई नॉट के बराबर है जब ओमेगा टी किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। जो ओमेगा टी पाई के बराबर है तो ई फिर से किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। इसको आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई के साथ भी तो वही खेला है, तो ऑब्वियसली हम लोग आई का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे और ये हमारा आई का ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आई का ग्राफ सेम फ्लो है उसका, लेकिन थोड़ा सा ई से छोटा बना है। ये क्यों? ये थोड़ा सा ई से छोटा बना है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये आई जो हमको मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब हम लोग ई को डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर से। तो ऑब्वियसली आई तो ई से छोटा ही होगा, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हाँ एक खास बात है कि दोनों का दोनों ई और आई, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा माइनस ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा माइनस आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 3 बाय मतलब एक चीज़ पता चल रहा है हम लोगों को इस ग्राफ से कि ई और आई दोनों एक साथ 0 है, दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू को है, दोनों फिर से एक साथ 0, फिर दोनों एक साथ यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू की ओर मतलब मिनिमम वैल्यू की ओर है, फिर 2 बाय में दोनों साथ 0, मतलब दोनों साथ साथ चलने वाला है, न तो कोई आगे न तो कोई पीछे। तो वैसे इसका फेजर डायग्राम भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा इसका फेजर डायग्राम, जरा ध्यान से देखें। इसमें फेजर मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को एक एक वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यदि ये वेक्टर, ये फेजर, ये वेक्टर यदि हमारा ई जो ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जो ई नॉट साइन ओमेगा टी को, तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ ही चल रहा है ना हमारा आई, तो ये भी यही इसी डायरेक्शन में हमारा दूसरा फेजर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का फेज कितना है, तो दोनों का फेज है ओमेगा टी के बराबर। तो ये है इसका फेजर डायग्राम, सेम डायरेक्शन में दोनों का फेजर है, लेकिन ये आई वाला फेजर हम लोग थोड़ा सा छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई आई हम लोगों को कब मिला, जब हम लोग ई को डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर से। तो इसी तरह से हम लोग हर एक सर्किट में ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना करंट मिलेगा, इस चीज़ को निकालना सीखेंगे। फेज डिफरेंस को लिखना सीखेंगे, क्या रेजिस्टेंस होगा, इसको ई आई ग्राफ, और फिर ई आई ग्राफ के लिए टेबल को बार बार नहीं बनाएंगे, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, बार बार मैं इसको नहीं बनाऊंगा। और फिर ई आई ग्राफ को बनाएंगे, और फिर ये क्या है हमारा, तो फेजर डायग्राम। सेम काम हम लोग एल सर्किट के लिए फिर सी सर्किट के लिए भी करेंगे। थैंक यू।